हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। आशा है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई जोरों शोरों से कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज़ के 3 मार्क्स के क्वेश्चन। ठीक है, हमने अपने लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल में जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो देखो, हमारे 3 मार्क्स के क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है जिसमें पार्ट्स में दिया गया है। पहला है डिफाइन एबोलियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो आपने सुना होगा कि जो हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ते थे उस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में जो सबसे पहली हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी वो थी हमारी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में इस टर्म का इस्तेमाल किया था हमने। क्या थी हमारी, देखो हम इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सॉल्यूशन नंबर ए किस तरीके से करेंगे, देखो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में हमने देखा होगा कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके भाई, मोलिलिटी के। जब हमने इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाया था तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किसके बराबर आ गया था, के बी एम के बराबर आ गया था। और एम क्या था, हमारा मोलिलिटी था। तो के बी क्या था, जो इस कांस्टेंट को ही क्या कहा जाता है, इस कांस्टेंट को ही कहा जाता है एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, के बी क्या होता है, के बी होता है आपका एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। और इसी को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है। अगर ये इस टर्म में नहीं देता और पूछ लेता आपसे डिफाइन मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, तो वो भी यही होता है। तो इसको दूसरा नाम क्या है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। अब देखो, अब हमें इसे क्या करना है, डिफाइन करना है। तो डिफाइन देखो, इसी टर्म में से हम डेफिनेशन निकालेंगे। मोलिलिटी क्या होता है, मोलिलिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। तो देखो हम इसे और क्या लिख सकते हैं, डेल टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट किस में लेना है, हमने किलोग्राम में लेना है, किलोग्राम में। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखो, ये जो एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट है वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के। ठीक है, कब होगा ये इसके बराबर, जब इसके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो है वो 1 मोलर लिए जाएं और किसके अंदर डाले जाएं, 1 किलोग्राम के अंदर डाले जाएं। यानी वो कहता है कि अगर n की वैल्यू 1 हो और सॉल्वेंट भी हमने कितना डाला है, सॉल्वेंट भी हमने 1 किलोग्राम लिया है, तो डेल टी बी किसके बराबर हो जाएगा, के बी के बराबर हो जाएगा। तो यही आपकी डेफिनेशन है, यहीं से आपकी डेफिनेशन निकलती है। तो किस तरीके से लिखेंगे, आप इसे लिखेंगे, इट इज डिफाइंड एज मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट when 1 mole of non volatile solute added in 1 किलोग्राम सॉल्वेंट ऑफ सॉल्वेंट। तो उसे आप क्या कह देंगे, उसे आप कह देंगे एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट या फिर मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। इस तरीके से आपने डेफिनेशन लेके आनी होती है। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, उससे पहले इसे साफ कर देता हूं मैं। सेकंड क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, इसी के पार्ट में कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। हमें क्या करना है, मास कैलकुलेट करना है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का। देखो अब यहाँ पे टर्म आ रही है सॉल्यूट, और हमने आपको एक ट्रिक बताई थी कि जब भी सॉल्यूट का हम क्या करेंगे, इंट्रो लेंगे या फिर जिक्र करेंगे, तो हम उसमें सॉल्यूट को क्या मानेंगे, 2 की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। यानी अगर हमने 2 की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो क्या है, वो है सॉल्यूट। और अगर आप 1 की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो क्या है, वो है सॉल्वेंट। इसका मतलब क्या है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मेजर करना है। तो सॉल्यूट अगर मेजर करना है तो यहाँ पे हमें W2 क्या करना है, मेजर करना है। ठीक है, मोलर मास कितना दिया गया है उसका, 40 ग्राम दिया गया है सॉल्यूट का। तो M2 की वैल्यू उसने दे रखी है, हमें कितनी दे रखी है, 40 ग्राम दे रखी है। ये हमने गिवन कैटेगरी में लिखना है। ठीक है, फिर कह रहा है विच शुड बी डिसॉल्व्ड इन 114 ग्राम ऑक्टेन 2। हम कह रहा है विच शुड बी डिसॉल्व्ड इन 114 ग्राम ऑक्टेन। यानी देखो यहाँ पे उसने क्या दे दिया, अब इसका वजन भी दे दिया ऑक्टेन का, कितना वेट दे दिया, 114 ग्राम दे दिया, जिसमें हमें उसे डिसॉल्व करना है। डिसॉल्व करना है तो किसकी बात कर रहा है, सॉल्वेंट की। सॉल्वेंट की बात कर रहा है तो W1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 114 ग्राम दे रखी है। ठीक है, अब इसका मोलर मास क्या होता है ऑक्टेन का, देखो मोलर मास अब हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे ऑक्टेन का। ऑक्टेन का मतलब कितने कार्बन होते हैं, 8 कार्बन होते हैं। और एन का मतलब क्या होता है, यानी हमने फॉर्मूला पढ़ा था एल्केन के अंदर, क्या होता है इसका, CnH2n+2 इसका फॉर्मूला होता है। ऑक्टेन का मतलब कार्बन है 8, तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, n की जगह पे 8 पुट कर दो, 8 दूनी 16, 16 और 2 18, तो C8H18 आ गया इसका फॉर्मूला ऑक्टेन का। यहाँ पे इसका मोलर मास निकाल लो। देखो कार्बन का कितना होता है, 8 कार्बन अटैच है, एक कार्बन का होता है 12, तो 12 × 8 हो गया, प्लस में 18 हाइड्रोजन है तो 18 इसका हो गया। अब देखो इसे कैलकुलेट करो, कितना आएगा इसका आंसर, करना एक बार। देखो 12 × 5 = 60, 12 × 6 = 72, 12 × 7 = 84, 12 × 8 = 96, 96 + 18 कितना हो गया, देखो 6 × 12 13 14 बचों का 1 10 10 और 1 11, 114 ग्राम ही इसका क्या आ गया, इसका मोलर मास भी 114 ग्राम आ गया। तो यहाँ पे 114 ग्राम इसका मोलर मास हो चुका है।
वो कह रहा है टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर, और वेपर प्रेशर कितना रिड्यूस कर रहा है वो सॉल्यूशन का 80% रिड्यूस कर रहा है। तो यहाँ पे आपकी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो यूज होगी वो कौन सी होगी, यूज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, ये वाली आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे इस्तेमाल की गई है। यहाँ पे आपने एक फॉर्मूला डिराइव किया था अपनी यूनिट के अंदर, और वो फॉर्मूला क्या था, P माइनस पी नॉट माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट इज इक्वल टू N2 अपॉन में N1। ठीक है, पी नॉट क्या था, ये प्योर वेपर प्रेशर है, ये क्या है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, और ये क्या है, ये भी प्योर वेपर प्रेशर है। ठीक है, तो यहाँ पे पी नॉट की वैल्यू तो हमें दी नहीं गई है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं पी नॉट क्या है, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ऑक्टेन, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ऑक्टेन कितना है, ये है आपका पी नॉट। ठीक है, और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वो है आपका पी एस। ठीक है, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर वो कह रहा है कि ये क्या हो चुका है, रिड्यूस हो चुका है 80%। ठीक है, यानी 80% का मतलब क्या है कि जो पी एस है आपका वो 80% है, तो 80 अपॉन में 100 हो जाएगा, है ना, एक जीरो से एक जीरो गई, तो 0.8 आपका क्या है, वेपर प्रेशर है ना, इतना आ जाएगा। तो पी एस की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दो, देखो पी नॉट माइनस 0.8 पी नॉट अपॉन में पी नॉट, 0.8 पी नॉट क्यों बताया है, क्योंकि प्योर में से क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया है, पी नॉट लगाया है। अब देखो यहाँ पे N2 है, N2 को आप क्या लिखते हैं, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, तो गिवन मास क्या होता है, W2 अपॉन में मोलर मास M2 N2 में। देखो यहाँ पे इसके नीचे लिखेंगे W2 मतलब W1 अपॉन में M1, तो पलट के क्या हो जाएगा, M1 अपॉन में W2 मतलब W1, ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो वैल्यूज हमें दी गई हैं वो वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देते हैं। देखो यहाँ पे जब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया, 0.2 पी नॉट अपॉन में पी नॉट हो गया, इससे ये कट गया। यहाँ पे क्या है, देखो W2 की वैल्यू कितनी है, ये तो हमें कैलकुलेट करनी थी, क्वेश्चन में पूछा गया है, तो W2 यहाँ पे लिख देते हैं अपॉन में M2 कितना है, M2 है 40 ग्राम, तो 40 ग्राम लिख देते हैं, इनटू M1 कितना था, M1 निकाला था भाई, यहाँ पे M1 आएगा भाई, क्योंकि हम सॉल्वेंट की बातें कर रहे हैं। देखो M1 कितना है, 114 ग्राम है, और W1 कितना है, वो भी 114 ग्राम है, तो यहाँ पे पुट कर दो 114 अपॉन में 114, तो इनसे तो ये कट गया। ठीक है, ये यहाँ पे जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो W2 क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ W2 इज इक्वल टू 0.2 इंटू में 40। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो देखो 2/10 कर सकते हैं, 2/10 इंटू 40, 10 4 जा 40, और ये क्या हो जाएगा, 2 चौके 8, यानी 8 ग्राम क्या आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा फर्स्ट पार्ट है, डिफाइन ऑस्मोटिक प्रेशर। देखो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, इसको हम डायग्राम से समझते हैं एक बार, देखो फिर हम इसकी डेफिनेशन में बता देंगे। तो सॉल्यूशन पहले समझ लेते हैं क्या होता है। देखो मैं यहाँ पे एक डायग्राम से बनाता हूँ इस तरीके का। यहाँ पे क्या होता है, इसके अंदर सॉल्यूशन फिल किया जाता है, सॉल्यूशन। अब आपको पता है सॉल्यूशन तो 2 चीज़ों से मिलकर बनता है, यानी इसके अंदर 2 चीज़ें हैं, सॉल्यूट होगा और क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, है ना। यहाँ पे क्या फिल किया जाता है, यहाँ पे फिल किया जाता है प्योर सॉल्वेंट, यहाँ पे केवल सॉल्वेंट होता है, प्योर सॉल्वेंट होता है। और इनके बीच में क्या होती है, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। होता क्या है कि यहाँ पर देखो सॉल्वेंट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस, क्योंकि यहाँ पे अगर 100 चीज़ें हैं तो 100 में क्या है, सॉल्यूट भी इंट्रोड्यूस है और सॉल्वेंट भी है, लेकिन यहाँ पे 100 का 100 क्या है, प्योर सॉल्वेंट है। तो जो मूवमेंट होती है, मूवमेंट कहाँ से कहाँ होती है, हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरह मूवमेंट होती है। तो यहाँ पे होगा क्या, ये जो प्योर सॉल्वेंट के जो पार्टिकल हैं वो कहाँ शिफ्ट होते हैं, सॉल्यूशन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, और इस प्रोसेस को कहा जाता है ऑस्मोसिस, यानी द मूवमेंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट टुवर्ड्स द सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो ये होती है ऑस्मोसिस। लेकिन जब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसके ऊपर प्रेशर लगाना शुरू कर देते हैं सॉल्यूशन साइड में, और कितना प्रेशर लगाते हैं, इतना प्रेशर लगाते हैं कि ये जो ऑस्मोसिस हो रही थी ये ना हो, ये रुक जाए यहाँ पे, तो इसे कहा जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। तो देखो सबसे पहले मैं ऑस्मोसिस की डेफिनेशन बता देता हूँ। देखो इस तरीके से व्हेन, पहले ऑस्मोसिस को समझ लेते हैं कि ऑस्मोसिस को कैसे डिफाइन करेंगे। व्हेन सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट separated through a semi-permeable membrane, then solvent particle moves towards solution is called ऑस्मोसिस, उसे कहा जाता है ऑस्मोसिस। और जितना प्रेशर लगाया जाता है, मिनिमम प्रेशर इसको रोकने के लिए, उसे कहा जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो उसे कैसे डिफाइन करेंगे, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ऑस्मोटिक प्रेशर, द मिनिमम प्रेशर
अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन साइड टू स्टॉप द osmosis are called ऑस्मोटिक प्रेशर, उसे कहा जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। अब हम अपना पार्ट सेकंड पढ़ लेते हैं, उससे पहले मैं इसको साफ कर लेता हूं। पार्ट बी है हमारा, पार्ट बी के अंदर क्या कह रहा है, डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर। हमें क्या निकालना है, ऑस्मोटिक प्रेशर डिटरमाइन करना है, ये हमें डिटरमाइन करना है किसी सॉल्यूशन का, प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग इन 25 मिलीग्राम ऑफ K2SO4। देखो इसका गिवन मास दे दिया, K2SO4 का हमें क्या दे दिया, गिवन मास, और किसके अंदर डिसॉल्व किया है, कितने लीटर पानी के अंदर, तो वो कह रहा है कि 2 लीटर के अंदर हमने डिसॉल्व किया है। टेम्परेचर दे दिया उसने 25 डिग्री सेल्सियस, और उसने कहा है अज्यूमिंग दैट इट इज ए कम्प्लीटली डिसोसिएटेड। देखो इस वर्ड को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर ये वर्ड आता है एसोसिएशन या फिर डिसोसिएशन, कंप्लीटली एसोसिएशन या फिर कंप्लीटली डिसोसिएशन, तो वहाँ पे जो फैक्टर जो ऐड होता है वो होता है वेंट ऑफ फैक्टर। अदरवाइज अगर ये नहीं होता तो हम यहाँ पे सीधी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी लगा सकते थे, किसकी, ऑस्मोटिक प्रेशर की, और वो क्या थी, पाई इज इक्वल टू CRT। ये हमारी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी थी। लेकिन जब एसोसिएटेड या फिर डिसोसिएटेड का कंसेप्ट आ जाता है तो इसके अंदर वेंट ऑफ फैक्टर इंट्रोड्यूस हो जाता है। तो जब इसके अंदर वेंट ऑफ फैक्टर इंट्रोड्यूस होता है, जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो किसके बराबर आ जाता है, ICRT। तो ये क्या है, पाई क्या है आपका, ऑस्मोटिक प्रेशर है, आई क्या है आपका, ये है वेंट ऑफ फैक्टर, वेंट ऑफ फैक्टर है आपका, और सी क्या है, सी आपकी कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन ही क्या होती है, मोलैरिटी, और मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो N/V इसे लिख सकते हैं। R क्या है आपका, R है गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेरिक पर केल्विन पर मोल, ये इसकी वैल्यू होती है। T क्या है, T आपका टेम्परेचर है। तो ये वाला फॉर्मूला आपने इंट्रोड्यूस करना होता है। तो हम एक एक करके इनकी वैल्यूज निकाल लेंगे, फिर हम यहाँ पे डायरेक्टली पुट कर देंगे। देखो तो हमारा जो फॉर्मूला है, देखो यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इसका सॉल्यूशन इस तरीके से, पाई इज इक्वल टू ICRT। ठीक है, सी क्या है हमारा, N/V पुट कर सकते हैं, तो पाई इज इक्वल टू IN/V/RT पुट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं भाई। एन क्या है, गिवन मास अपॉन में मोलर मास होता है, तो हम इसको भी लिख सकते हैं। देखो पाई इज इक्वल टू I, गिवन मास को मैं क्या लिख देता हूँ, W, अपॉन में मोलर मास को क्या लिख सकता हूँ, M, तो मैंने लिख दिया RT। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज हम पुट कर देते हैं। देखो सबसे पहले हम वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो हमारी जो गिवन रिएक्शन है, रिएक्शन क्या है हमारी, जो K2SO4 है, अगर वो डिसोसिएट हुआ होगा तो किस तरीके से हुआ होगा, एक्वियस मीडियम के अंदर वो उसने दिए होंगे 2K पॉजिटिव क्योंकि 2 हैं, प्लस में SO4 2 नेगेटिव ही दिया होगा। और वेंट ऑफ फैक्टर I क्या होता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल डिसोसिएटेड आफ्टर और नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन। तो पहले क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन में क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन। तो देखो आफ्टर कितने पार्टिकल बने हैं, 2 + 1 3। ठीक है, तो ऊपर 3 आ जाएगा, अपॉन में बिफोर कितने हैं, बिफोर में 1 ही था। तो यहाँ पे I की वैल्यू कितनी आ चुकी है, I की वैल्यू आ चुकी है यहाँ पे 3, पहला हो गया हमारा। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, देखो W जो गिवन मास है, W की वैल्यू कितनी है, गिवन मास इसने क्या दे रखा है, 25 mg दे रखा है, मिलीग्राम में दे रखा है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, देखो W इज इक्वल टू 25 mg। अब मुझे पता है कि 1 ग्राम के अंदर 1000 मिलीग्राम होते हैं, तो इसे ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दूंगा, तो W इज इक्वल टू 25 अपॉन में 1000 हो जाएगा। अब W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.025 ग्राम हो जाएगा। देखो W की वैल्यू भी आ चुकी है मेरे पास में। ठीक है, I की वैल्यू आ चुकी है, R की वैल्यू ये लिख रखी है हमने, ये वाली वैल्यू होती है गैस कांस्टेंट की वैल्यू, अभी अभी लिखी है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेरिक पर केल्विन पर मोल, ये इसकी वैल्यू होती है। T की वैल्यू टेम्परेचर, अब देखो टेम्परेचर उसने दे रखा है 25 डिग्री सेल्सियस, लेकिन हम जो कैलकुलेशन करते हैं वो क्या करते हैं, केल्विन के अंदर करते हैं। तो T की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, T इज इक्वल टू 25 प्लस में 273 केल्विन आप इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो जब आप इसे ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 5 और 3 8, 7 और 2 9 और 2 के 2, यानी 298 केल्विन। क्या बन चुका है ये, 298 केल्विन आपका टेम्परेचर की वैल्यू बन चुकी है, ये रही। तो यहाँ पे टेम्परेचर की वैल्यू आ चुकी है। अब वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम कितना दे रखा है, वॉल्यूम उसने 2 लीटर दे रखा है, ये दे रखा है ना। तो वॉल्यूम यहाँ पे लिख सकते हैं कि वॉल्यूम की जो वैल्यू है वो 2 लीटर दे रखी है। क्या बचा आपके पास में, मोलर मास, मोलर मास की वैल्यू कितनी है, तो मोलर मास की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेंगे K2SO4 की। देखो किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे कर देता हूँ मैं, यहाँ पे देखो इस कॉलम के अंदर K2SO4 का मोलर मास। देखो पोटासियम कितने नंबर पे आता है, 19 नंबर पे आता है, तो इसका डबल करोगे या फिर उसमें 1 जोड़ दोगे, इसका मोलर मास होता है 39, 2 × 39।
प्लस में सल्फर 16 नंबर पे आता है, डबल करोगे तो कितना हो जाएगा 16 दूनी 32, प्लस में 4 ऑक्सीजन है तो 4, एक ऑक्सीजन का मास होता है 16। जब आप इसे ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा इसका 174 ग्राम पर मोल। तो 174 आ गया इसका मोलर मास, जब आप इसे जोड़ेंगे आप करके देख सकते हैं, ठीक है। तो 174 इसके मोलर मास की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास में सभी वैल्यूज कलेक्ट हो चुकी हैं, अब यहाँ पे पुट कर देते हैं हम। तो पाई इज इक्वल टू, आई की वैल्यू कितनी थी 3 थी, इंटू डब्ल्यू की वैल्यू कितनी थी, देखो यहाँ पे ये रही 0.025, इंटू आर की वैल्यू कितनी थी, आर की वैल्यू थी 0.0821, 0.0821, टी की वैल्यू कितनी थी इंटू में 298 अपॉन में वॉल्यूम कितना था, वॉल्यूम था 2, और मोलर मास कितना निकाला है 174, है ना। तो जब आप इसे पूरे कंसेप्ट को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई इज इक्वल टू 5.27 इंटू 10⁻³ ATM, ये आपकी ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से आपने पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, और आपने इस वर्ड को इग्नोर नहीं करना होता है। अगर ये वर्ड है, एसोसिएशन होता है इसकी जगह पे, तो भी आपने वेंट ऑफ फैक्टर को इंट्रोड्यूस करना पड़ता। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है हमारा, हमें क्या करना है, कन्वर्ट करके दिखाना है बेंजीन इनटू डाइफिनाइल के अंदर। देखो बेंजीन का सबसे पहले हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं, सिर्फ हमें कन्वर्जन करने हैं, एक एक नंबर के हैं तो सिर्फ कन्वर्जन करके आप दिखा देंगे। तो बेंजीन का हम सबसे पहले हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं। देखो ये बेंजीन हो गया, हमें करना है डाइफिनाइल के अंदर कन्वर्ट, यानी 2 बेंजीन क्या होनी चाहिए, अटैच होनी चाहिए। अब देखो डायरेक्टली तो इसे हम अटैच नहीं कर सकते, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी हेलोजिनेशन रिएक्शन करेंगे। तो हम क्लोरीनेशन करवा देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन क्लोराइड FeCl3। ये क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये बन जाएगा क्लोरोबेंजीन, बन गया क्लोरोबेंजीन। अब आप क्या करेंगे, जो क्लोरोबेंजीन है इसके आप 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे। देखो यहाँ पे मैं इसके 2 मॉलिक्यूल ले लेता हूँ इस तरीके से, एक ये हो गया क्लोरोबेंजीन, ठीक है। यहाँ पे नहीं, मैं इसको ऊपर की तरफ लगा देता हूँ इस तरीके से। देखो यहाँ पे एक ये क्लोरोबेंजीन हो गया, इसकी आप रिएक्शन करवाएं इन द प्रेजेंस ऑफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम एटम और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। देखो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में क्या होगा, ये जो 2 मॉलिक्यूल सोडियम है, ये एक मॉलिक्यूल इसका ले जाएगा क्लोरीन का, एक मॉलिक्यूल इसका ले जाएगा, और क्या निकाल देगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaCl निकाल देगा। ये रिएक्शन आपने सुनी होगी, इस रिएक्शन को हम कहते हैं फिटिंग रिएक्शन, इसको कहा जाता है फिटिंग रिएक्शन। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, तो इसको याद भी कर लें। तो फिर क्या होता है, ये दोनों तो निकल जाते हैं और फिर ये बेंजीन आपस में क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम करके दिखा देते हैं इस तरीके से। देखो तो ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा डाइफिनाइल। अब हम सेकंड क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखो सेकंड कन्वर्जन में हमसे क्या पूछ रहा है, एनिलीन को हमने ब्रोमोबेंजीन के अंदर कन्वर्ट करना है। देखो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, एनिलीन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। एनिलीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है। ब्रोमोबेंजीन आपने बनाना है, तो ब्रोमोबेंजीन बनाने से पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन करेंगे, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे प्रीवियस ईयर पेपर में काफी ज्यादा बार आ चुकी है। देखो डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं NaNO2 के साथ में, सोडियम नाइट्राइट प्लस में 2 मॉलिक्यूल ऑफ HCl के साथ में, ये हमने कल भी करी थी, ठीक है। और कितनी टेम्परेचर के ऊपर, 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर। इस रिएक्शन को कहा जाता है डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन, डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन। अगर आपने इसका मैकेनिज्म पढ़ना है तो आप हमारे प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके आप इन्हें देख सकते हैं। तो ये रिएक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, ये जो एनिलीन होता है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के अंदर, N2Cl, पॉजिटिव नेगेटिव। बेंजीन, इसका नाम है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। लेकिन हमें तो क्या बनाना था, हमें तो ब्रोमोबेंजीन बनानी थी। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में क्या किया जाता है, इसकी रिएक्शन फर्दर करवाई जाती है किसके साथ में, CuBr ओब्लिक में HBr के साथ में इसकी रिएक्शन करवाई जाती है, और हमें क्या मिल जाता है, हमें मिल जाता है ब्रोमोबेंजीन। अगर यहाँ पे आपसे साइड प्रोडक्ट पूछ ले तो साइड प्रोडक्ट क्या निकलते हैं, एक तो निकलता है नाइट्रोजन गैस, और दूसरा क्या निकलता है, दूसरा निकलता है CuCl। और इस रिएक्शन का नाम क्या है, ये वाली जो हमने करवाई है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ में, इसके साथ में इस रिएक्शन का नाम है सेंडमेयर रिएक्शन, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेंडमेयर रिएक्शन। तो ये जितनी भी नेमिंग रिएक्शन है आप इन्हें पढ़ ले, ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम थर्ड रिएक्शन पढ़ते हैं। देखो तीसरी रिएक्शन हमारी क्या कह रहा है, इथेनॉल को हमने कन्वर्ट करना है प्रोपेनामाइड में। तो देखो डायरेक्ट इथेनॉल इसमें कन्वर्ट नहीं हो सकता, हमें कुछ स्टेप्स करने पड़ेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर हेलोजिनेशन रिएक्शन करेंगे। देखो अल्काइल हैलाइड बनाएंगे, किस तरीके से, इथेनॉल का स्ट्रक्चर बना लेते हैं CH3 CH2OH। इसकी रिएक्शन जब हम किसके साथ में करवाएंगे, PCl3 के साथ में करवाएंगे। देखो PCl3 की रिएक्शन कभी भी एक मॉलिक्यूल के साथ में नहीं चलती है, आपको इसके कितने मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, 3 मॉलिक्यूल आपको यहाँ पे लेने पड़ेंगे। जब इनको लेंगे आप तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे साइड प्रोडक्ट जो निकलेंगे वो निकलेंगे POH थ्राइस। देखो एक फास्फोरस था, 3 मॉलिक्यूल यहाँ से निकलेंगे तो 3 POH थ्राइस निकल जाएंगे और 3 क्लोरीन यहाँ पे अटैच हो जाएंगे, आपका मिल जाएगा अल्काइल हैलाइड CH3 CH2
Cl, अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड। फर्दर क्या होगा, फर्दर इसके अंदर क्या डाला जाएगा, आप इसके अंदर पोटासियम साइनाइड डाल सकते हैं या आप इसके अंदर सोडियम साइनाइड डाल सकते हैं, ठीक है। तो हम इसके अंदर क्या करते हैं, हम इसके अंदर डाल देते हैं पोटासियम साइनाइड KCl। इसका इस्तेमाल किया जाता है नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज करने के लिए। देखो यहाँ पे 2 थे लेकिन हमें प्रोप बनाना है, प्रोप मतलब 3 कार्बन बनाने हैं, तो इसीलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्या होगा जब इसका रिएक्शन होगा तो ये जो K है, K किसको ले जाएगा, Cl को ले जाएगा KCl, और ये Cn इसके साथ में अटैच हो जाएगा इस तरीके से, CH3 CH2 Cn, इस तरीके से अटैच हो जाएगा। देखो C और N के बीच में 3 बॉन्ड्स होते हैं, तो मैंने 3 बॉन्ड यहाँ पे दिखा दिए हैं। फर्दर क्या होगा, फर्दर इसकी हाइड्रोलिसिस करवाई जाती है भाई, H2O रिएक्शन, H2O ओब्लिक में H पॉजिटिव, इसे कहा जाता है हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। देखो हाइड्रोलिसिस के दौरान क्या होगा, इस वाटर मॉलिक्यूल में से 2 आयन निकलेंगे, एक निकलेगा H पॉजिटिव, दूसरा निकलेगा OH नेगेटिव। अब नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नाइट्रोजन के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, नहीं नेगेटिव चार्ज होता है इसके ऊपर तो, और कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अब इनके बॉन्ड्स टूटने शुरू हो जाएंगे। देखो इस तरीके से पहला बॉन्ड टूटेगा, फिर दूसरा टूटेगा, फिर तीसरा टूटेगा। अब जब पहला बॉन्ड टूटा तो OH नेगेटिव कहाँ चला जाएगा, इसके पास में, नाइट्रोजन के पास क्या चला जाएगा, H पॉजिटिव। दूसरा बॉन्ड टूटा OH नेगेटिव इसके पास चला गया, इसके पास दूसरे बॉन्ड का चला गया, फिर तीसरा बॉन्ड टूट गया, OH नेगेटिव यहाँ आ गया, इसके पास में फिर से एक H पॉजिटिव आ गया, ठीक है। तो क्या होगा, ये वाला जो नाइट्रोजन एटम है ये तो NH3 मॉलिक्यूल के साथ में बाहर निकल जाता है। देखो ये वाले बन गए NH3 मॉलिक्यूल, ठीक है। तो माइनस में क्या हो जाएगा, NH3 बाहर हो जाएगा। अब एक कार्बन के ऊपर एक से ज्यादा OH स्टेबल नहीं होते हैं, तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ से क्या होगा, ये वाला वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। बचेगा क्या, COOH, तो यहाँ पे बच गया आपका CH3 CH2 COOH। देखो अभी तो क्या बना है आपका, प्रोपेनोइक एसिड बना है, प्रोपेनामाइड नहीं बना है। फर्दर इसकी रिएक्शन चलेगी, मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। देखो प्रोपेनोइक एसिड आपका बन चुका है, CH3 CH2 COOH, ठीक है। फर्दर इसकी रिएक्शन करवाई जाएगी अमोनिया के साथ में, NH3 के साथ में। इसमें क्या होगा, इसकी जब रिएक्शन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो इसका तो OH मॉलिक्यूल और इसका एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल क्या बन के निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल बन के बाहर निकल जाएगा, और ये आपस में अटैच हो जाएंगे इस तरीके से, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2, और ये आपका क्या बन चुका है, ये बन चुका है आपका प्रोपेनामाइड, ठीक है। तो ये आपने बनाना था। तो इस तरीके से आप कोई भी कन्वर्जन करें तो उसे बड़े ध्यान से करें और इनको देख के करें, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा फर्स्ट पार्ट है, द रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रुपल्स। कह रहा है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो 4 गुना हो जाती है व्हेन द टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम, जब टेम्परेचर चेंज करता है 27 डिग्री सेल्सियस से कहाँ पर 30 डिग्री सेल्सियस पे। तो हमें क्या निकालना है, एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करनी है, अज्यूमिंग दैट, और हमने क्या मान के चलना है कि रिएक्शन जो है दैट इट इज नॉट डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर, की रिएक्शन चेंज नहीं हो रही है टेम्परेचर के अनुसार, ठीक है। तो देखो किस तरीके से हम इस तरीके के रिएक्शन को करते हैं। जब भी आपको 2 टेम्परेचर दिए गए हों तो 2 टेम्परेचर पे आपने जो डेरिवेशन यूज करना है वो अरेनियस का यूज करना है। उसमें क्या बताता है, उसमें 2 टेम्परेचर के ऊपर अफेक्ट बताता है रिएक्शन का। तो हम यहाँ पे इसका सॉल्यूशन किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं। देखो द अरेनियस इक्वेशन, अरेनियस इक्वेशन फॉर 2 टेम्परेचर, 2 टेम्परेचर के लिए अरेनियस इक्वेशन क्या होती है, वो होती है log ऑफ K2 अपॉन में K1 इज इक्वल टू EA अपॉन में 2.303 R 1 बाय T1 माइनस 1 बाय T2। देखो T1 क्या है हमारा, T1 27 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गिवन में क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास में। गिवन में है हमारे पास में T1 कितना है 27 डिग्री सेल्सियस। इसको केल्विन में कन्वर्ट करते हैं। देखो 27 डिग्री सेल्सियस को जब हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे होगा, इसमें हम 273 केल्विन ऐड कर देंगे। तो इसे जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 300 केल्विन हो जाएगा, है ना। तो एक तो T1 है और T2 क्या है हमारे पास में, T2 है 37 डिग्री सेल्सियस, तो T2 क्या हो जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस, तो चेंज हो रहा है, तो चेंज हो रहा है तो T2 आ जाएगा हमारे पास में 310 केल्विन। देखो 273 इसमें ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 310 केल्विन हो जाएगा। तो ये T2 हमारे पास में गिवन है, ठीक है। और क्या है हमारे पास में R आपको पता है R क्या होता है, गैस कांस्टेंट होता है। तो R की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, R की वैल्यू होती है 8.314 जूल, ठीक है, ये इसकी वैल्यू होती है। और देखो अब क्या है, ये है रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट क्या है, देखो नॉर्मल रिएक्शन के लिए क्या था, फॉर नॉर्मल रिएक्शन, जो हमारी नॉर्मल रिएक्शन थी पहले, उसके लिए जो रेट कांस्टेंट था वो था आपका K1 इज इक्वल टू K। लेकिन जब आपका टेम्परेचर क्या कर दिया, टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया 10 डिग्री सेल्सियस से, तब जो रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट वो कितना है, वो है आपका K2, है ना। और K2 कितना है, 4 गुना हो गया आपका, है ना, रेट कांस्टेंट, यानी रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे जब आप इन वैल्यूज को पुट करेंगे डायरेक्टली, तो कर दीजिए एक बार यहाँ पे पुट कर दीजिए, लॉग ऑफ K2 की जगह पे क्या पुट करेंगे 4K अपॉन में K इज इक्वल टू EA अपॉन में 2.303
आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू है 8.314, 1/T1 की वैल्यू क्या है, ये रही 300 केल्विन है, तो यहाँ पे 300 केल्विन पुट कर दो। माइनस T2 की वैल्यू कितनी है, 310 केल्विन है, तो 310 केल्विन पुट कर दो, है ना। जब आप यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो log ऑफ 4 आ जाएगा, है ना। और log ऑफ 4 की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि जो log ऑफ 4 की वैल्यू होती है वो होती है 0.602, ये होती है log ऑफ 4 की वैल्यू, ठीक है। इज इक्वल टू EA अपॉन में 2.303 इंटू 8.314 अपॉन में 300 माइनस 1/310। देखो अब इसकी वैल्यू मुझे पता चल चुकी है, ये हमारे पास में न्यूमेरिक वैल्यू आ चुकी है। जब आप इन्हें सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, देखो EA इज इक्वल टू 52863.2 जूल पर मोल। और जब आप इसे किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, किलो जूल में डिवाइड 1000 करना पड़ जाएगा आपको। तो EA की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे देखो 3 अक्षर आप आगे आ जाएंगे, 1 2 3, तो 52.86 किलो जूल पर मोल आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने इनको सॉल्व करना होता है। अब हम नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं, उससे पहले मैं इसको एक बार साफ कर देता हूँ। सेकंड पार्ट है हमारा डिफाइन स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। देखो इसका दूसरा नाम जो होता है इसी को कहा जाता है रेट कांस्टेंट। तो अगर आपसे दोनों टर्म में पूछ ले कि डिफाइन रेट कांस्टेंट, तब भी आप क्या होता है, तब भी सेम ही जवाब होता है इन दोनों का, ठीक है। तो देखो रेट कांस्टेंट होता क्या है, इसको पढ़ने से पहले आपको रेट लॉ के बारे में पता होना चाहिए। तो हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं हमारे पास में कोई रिएक्शन चल रही है, उसके अंदर ए कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट के अंदर। रेट लॉ ने हमें बताया था कि जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। उसकी पावर क्या होती है, उसके स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर होती है, जो यहाँ पे मल्टीप्लाई में होता है। जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं तब क्या लगता है, यहाँ पे के लग जाता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। इसी को कहा जाता है रेट कांस्टेंट। तो क्या होगा, जब अगर मैं कंसंट्रेशन, जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, अगर मैं उसे 1 मान लूँ तो जो रेट है वो किसके बराबर आ जाएगा, वो आ जाएगा के बराबर। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन कैसे बन जाएगी, यहाँ पे बन जाएगी द रेट कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट इज टेकन एज यूनिटी। जब हम सभी की कंसंट्रेशन 1 मान लेंगे तो रेट कांस्टेंट किसके बराबर हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे कैसे इसे, आप लिखेंगे इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट is taken as unity is called specific reaction rate, या फिर आप रेट कांस्टेंट भी यहां पे कह सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट है हमारा, राइट डाउन द इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल डिफरेंसेस बिटवीन आरएनए एंड डीएनए। तो आरएनए और डीएनए में हमें क्या बताने हैं, डिफरेंसेस बताने हैं। देखो हम हेडिंग बना लेते हैं, सॉल्यूशन बताते हैं कि हम लिखते कैसे हैं इस चीज को। देखो डीएनए और एक साइड हम क्या लिख लेते हैं, आरएनए लिख लेते हैं, और हम डिफरेंसेस क्या बताते हैं उसकी यहाँ पे हेडिंग बनाते चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या बताएंगे, इनकी फुल फॉर्म बता देंगे कि फुल फॉर्म क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी है राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड। शुगर यूनिट इसके अंदर कौन सी प्रेजेंट होती है, तो सेकंड डिफरेंस क्या हो जाएगा, शुगर यूनिट का हो जाएगा आपका शुगर यूनिट। तो आप बताएंगे इट हैज डीऑक्सी राइबोज शुगर यूनिट। इसके पास में कौन सी होती है, डीऑक्सी राइबोज शुगर यूनिट। इसके अंदर कौन सी यूनिट होती है, तो आप बताएंगे इसके अंदर होती है राइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबोज शुगर यूनिट। इसके अंदर ये प्रेजेंट होती है। फिर आप क्या बताएंगे, फिर इसके स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे। स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर बता दो, इसका कैसा स्ट्रक्चर होता है, इसका होता है डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर, डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स स्ट्रक्चर, हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। इसका कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड हेलिक्स स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर आप बता दो कि इसके अंदर बेस कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, फोर्थ पॉइंट में बेस। तो इसके अंदर कौन से होते हैं, इसके अंदर होता है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। इसके अंदर कौन से प्रेजेंट होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरासिल। बस इसके अंदर थाइमिन की जगह पे क्या आ जाता है, यूरासिल आ जाता है। फिर आप बता दो बेस पेयर्स कौन कौन से होते हैं, बेस पेयर की कौन कौन से बेस पेयर करते हैं, तो कौन से करते हैं, देखो एडेनिन जो करता है वो करता है थाइमिन के साथ में,
और गुआनिन करता है साइटोसिन के साथ में। इसमें जो एडेनिन है वो करता है यूरासिल के साथ में और गुआनिन करता है साइटोसिन के साथ में। ठीक है, तो एक बार मैं इसे साफ कर लेता हूं, फिर मैं नेक्स्ट बताता हूं। देखो सिक्स्थ क्या बता दोगे आप? सिक्स्थ यहाँ पे आप बता सकते हैं इनके फंक्शन के बारे में। फंक्शन, तो फंक्शन ये क्या कंट्रोल क्या करता है? ये कंट्रोल हेरिडिटी को कंट्रोल करता है। कंट्रोल हेरिडिटी इसे कंट्रोल करता है। आरएनए किसे कंट्रोल करता है? ये लर्निंग एंड मेमोरी को कंट्रोल करता है। तो आप लिख सकते हैं कंट्रोल लर्निंग एंड मेमोरी। सेवेंथ पॉइंट आप क्या बता सकते हैं? ये भी फंक्शन के बारे में ही है। ठीक है, कि ये क्या करता है? ये प्रोटीन मतलब कंट्रोल करता है कितना प्रोटीन बनाना है, कितना नहीं बनाना, कौन सा बनाना है, कौन सा नहीं बनाना, उसे कंट्रोल करता है। तो आप लिख सकते हैं कंट्रोल प्रोटीन सिंथेसिस। लेकिन ये क्या करता है? ये हेल्प करता है प्रोटीन सिंथेसिस में। तो ये सेकंड फंक्शन है इसका, हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। एट पॉइंट में आप क्या बता सकते हैं? वो भी इसका फंक्शन ही है कि ये क्या ट्रांसमिट क्या करता है? ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करता है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं इट ट्रांसमिट जेनेटिक इंफॉर्मेशन। लेकिन ये क्या करता है? ये जेनेटिक कोड को ट्रांसमिट करता है कि कौन सा प्रोटीन बनेगा, कौन सा नहीं बनेगा, उसमें हेल्प करता है ना ये। तो ये क्या करता है? इट ट्रांसमिट जेनेटिक कोड। कहां से कहां तक? फ्रॉम न्यूक्लियस टू राइबोसोम्स। राइबोसोम्स तक ये ट्रांसमिट करता है जेनेटिक कोड को। तो ये है इसके स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल डिफरेंसेस जो कि आपको एग्जाम में लेके आने हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं इसका। नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है? डिफाइन रिड्यूसिंग शुगर विद एग्जांपल। तो रिड्यूसिंग शुगर कौन से होते हैं? रिड्यूसिंग शुगर वो होते हैं जो रिड्यूस कर देते हैं टॉलन रिएजेंट और फैलिंग सॉल्यूशन को, उन्हें हम कहते हैं रिड्यूसिंग शुगर। तो आप डिफाइन कैसे करेंगे? तो आप लिख सकते हैं बी पार्ट का सॉल्यूशन है इट इज डिफाइंड एज द sugar which can reduce tolerance reagent and failing solution। फॉर एग्जाम्पल जैसे जितने भी मोनोसैक्राइड और डाइसैक्राइड जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं या शुगर होते हैं वो क्या होते हैं? वो रिड्यूसिंग शुगर कहलाते हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं ऑल कार्बोहाइड्रेट या फिर आप कह सकते हैं शुगर। और कौन से शुगर? ऑल, यहां पे आप लिख सकते हैं एक लाइन वो रह गई, मोनो एंड डाई सैक्राइड्स। ऑल मोनो एंड डाइसैक्राइड्स, या आप कह सकते हैं ऑल मोनो या डाइसैक्राइड्स कार्बोहाइड्रेट या फिर शुगर आर रिड्यूसिंग शुगर, उन्हें कहा जाता है रिड्यूसिंग शुगर। एक्सेप्ट किसे छोड़ के? एक्सेप्ट सुक्रोज को छोड़ के। सुक्रोज आपका रिड्यूसिंग शुगर नहीं होता है, ये आपका नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। तो यहाँ पे कौन कौन से एग्जांपल हो सकते हैं मोनो के अंदर? जैसे ग्लूकोज हो गया आपका, है ना, फ्रक्टोज हो गया आपका, माल्टोज हो गया आपका, लैक्टोज हो गया, एक्सेट्रा। तो ये आप एग्जांपल बता सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्जन्स, कि आप इन कन्वर्जन्स को किस तरीके से करेंगे। देखो टोल्यूइन को हमने कन्वर्ट करना है बेंजाइल अल्कोहल पे। देखो टोल्यूइन का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? बेंजीन के ऊपर अगर हम क्या लगा दें, CH3 ग्रुप लगा दें तो ये किसका स्ट्रक्चर बन जाता है? टोल्यूइन का स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, और बेंजाइल अल्कोहल का क्या स्ट्रक्चर होता है? बेंजाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर होता है ये, जब हम बेंजीन के ऊपर CH2OH ग्रुप लगा दें तो ये होता है बेंजाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर। तो हम ये डायरेक्टली नहीं बना सकते, सबसे पहले हमें इसे क्लोरीनेशन रिएक्शन करनी पड़ेगी, या फिर आप ब्रोमिनेशन भी कर सकते हैं। तो हम क्लोरीनेशन कर लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, या तो लाइट की प्रेजेंस में कर लें आप, या फिर हीट की प्रेजेंस में कर लें, मर्जी आपकी है। तो जैसे ही क्लोरीनेशन होगा यहाँ से क्या होगा? देखो दो क्लोरीन है, एक क्लोरीन तो निकल जाएगा इसके एक हाइड्रोजन के साथ में HCl बन के। ठीक है, HCl बन के निकल चुका है, बचा एक क्लोरीन यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो आपका क्या बन जाएगा? बेंजाइल क्लोराइड बन जाएगा आपका इस तरीके से, CH2Cl, इसका नाम है बेंजाइल क्लोराइड। ठीक है, फर्दर क्या होगा? फर्दर इसके अंदर आपने क्या डालना पड़ेगा? अगर आप इसके अंदर एल्कोहलिक KOH डाल देते हैं,
ये वैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। यहाँ पे क्या होता है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो के किसकी फॉर्म में निकल जाएगा, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट के Cl के साथ में निकल जाएगा, और क्या निकल जाएगा, KCl बाहर निकल जाएगा, बचेगा OH नेगेटिव आयन, वो यहाँ पे अटैच हो जाता है, हमारा बन जाता है बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है, अब हम सेकंड पार्ट देख लेते हैं कि इथेनॉल को आपने कन्वर्ट करना है प्रोपेनोइक एसिड। देखो यहाँ पे इथ है, 2 कार्बन है, प्रोप है मतलब 3 कार्बन है, तो हमें कार्बन की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, और कार्बन की संख्या बढ़ाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, जनरली हम KCN यानी पोटासियम साइनाइड या फिर सोडियम साइनाइड का हम इस्तेमाल करते हैं। तो देखो सबसे पहले हमारे पास में इथेनॉल है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं CH3 CH2OH। इसकी रिएक्शन किसके साथ में करवाई जाएगी, सबसे पहले स्टेप के अंदर इसकी रिएक्शन करवाई जाएगी PCl3 के साथ में। ठीक है, क्योंकि हमें हेलोजन कंपाउंड बनाना है, उसको रिप्लेस करना आसान होता है। तो यहाँ पे ये जो P है 3 क्लोरीन के साथ में जुड़ा है, मतलब यहाँ से अगर ये OH निकालेगा तो 3 निकालेगा, तो यहाँ पे मुझे 3 मॉलिक्यूल इसके लेने पड़ेंगे। तो 3 मॉलिक्यूल में जैसे ही इसके लेता हूँ, ये क्या निकल देता है, हीट की प्रेजेंस में POH थ्राइस क्या होता है, बाहर निकल जाता है, और Cl मॉलिक्यूल इसके साथ में जुड़ के क्या बना देते हैं, हाइलाइड कंपाउंड बना लेते हैं, CH3 CH2 Cl बन गया। देखो 3 OH निकले, P के साथ में निकल गए। अब जो 3 क्लोरीन है वो तीनों मॉलिक्यूल के साथ में एक एक अटैच हो गया, तो हमें मिल गए अल्काइल क्लोराइड। फर्दर क्या होगा, फर्दर हमें कार्बन की संख्या बढ़ानी है, तो हम इसके अंदर क्या ऐड करेंगे, हम इसके अंदर ऐड करेंगे KCl। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। देखो K किसके साथ में बाहर निकल जाएगा, Cl के साथ में बाहर निकल जाएगा, KCl बन के बाहर निकल जाएगा, और Cn इसके साथ में अटैच हो जाएगा इस तरीके से, CH3 CH2 और C ट्रिपल बॉन्ड N, क्योंकि साइनाइड के साथ में क्या होते हैं, 3 बॉन्ड होते हैं। फर्दर क्या होता है, यहाँ पे आपने हाइड्रोलिसिस रिएक्शन करवानी होती है। हाइड्रोलिसिस, देखो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन में क्या होता है, H2O में 2 आयन निकलते हैं, एक H पॉजिटिव दूसरा OH नेगेटिव। अब नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ होने की वजह से इस पे होता है नेगेटिव चार्ज और इस पे होता है पॉजिटिव चार्ज। अब जैसे ही एक बॉन्ड टूटता है तो क्या होता है, एक बॉन्ड टूटने के नाम का यहाँ पे तो आ जाता है OH नेगेटिव आयन, यहाँ पे आ जाता है H पॉजिटिव आयन यहाँ से। ठीक है, फर्दर दूसरा बॉन्ड टूटता है, दूसरा बॉन्ड टूटता है OH नेगेटिव यहाँ आ जाता है, H पॉजिटिव यहाँ आ जाता है। फर्दर तीसरा बॉन्ड टूटता है, तीसरा बॉन्ड टूट के OH नेगेटिव यहाँ आ जाता है, H पॉजिटिव यहाँ आ जाता है। अब देखो ये मॉलिक्यूल तो किस फॉर्म में निकल जाते हैं, ये मॉलिक्यूल निकल जाते हैं NH3 की फॉर्म में बाहर हो जाते हैं रिएक्शन से, -NH3। ठीक है, अब एक कार्बन के ऊपर एक से ज्यादा OH स्टेबल नहीं होते हैं, तो क्या होगा, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ पे कर दीजिए आप वाटर मॉलिक्यूल रिलीज इस तरीके से। ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल भी रिलीज हो गया। अब क्या बचा है, COOH, तो लिख दो यहाँ पे CH3 CH2 COOH। और आपको बनाना क्या था, यही बनाना था प्रोपेनोइक एसिड, तो आपका बनके तैयार हो चुका है। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं। देखो फिनॉल को कन्वर्ट करना है क्लोरोबेंजीन में। देखो हम इसे डायरेक्ट नहीं कर सकते, हमें पहले इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाना पड़ेगा। तो फिनॉल को बना लेते हैं। बेंजीन के ऊपर अगर OH ग्रुप लगा हुआ हो तो हम उसे कहते हैं फिनॉल। और जैसे ही मैं इसके अंदर क्या डाल दूंगा, मैं इसके अंदर जिंक डस्ट डाल देता हूँ। देखो इस जिंक डस्ट का मेन काम क्या होता है, इसका काम होता है ऑक्सीजन को बाहर निकालना, और किसकी फॉर्म में बाहर निकालना, जिंक ऑक्साइड बना के बाहर निकालना। तो ये जो ऑक्सीजन है ये जिंक के साथ में निकल जाती है, जिंक ऑक्साइड बन के बचता है हाइड्रोजन और बेंजीन के चारों तरफ, तो पहले से ही हाइड्रोजन होते हैं, तो ये आपकी बन जाती है बेंजीन। फर्दर आप क्या करवा देते हैं, इसकी क्लोरीनेशन रिएक्शन करवा देते हैं। तो आप करवा दो क्लोरीनेशन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ किसकी भाई, आयरन क्लोराइड FeCl3 की प्रेजेंस में। यहाँ से क्या होगा, देखो हर जगह H एटम अटैच है, तो एक तो निकल जाएगा HCl बन के यहाँ से बाहर निकल जाता है, और जो बचता है एक क्लोरीन वो यहाँ पे अटैच हो जाता है, आपका बन जाता है क्लोरोबेंजीन। और यही आपको क्या करना था, बनाना था। तो इस तरीके से आपको ये कन्वर्जन्स याद रखने हैं और करके आने हैं पेपर में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद एन एग्जांपल। सबसे पहले हमारी रिएक्शन है कोल बेस रिएक्शन। ये तीनों की तीनों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इन्हें ध्यान से देखना। पहली रिएक्शन है आपकी कोल बेस रिएक्शन। इसमें क्या होता है, देखो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। ये जो रिएक्शन है इसका यूज किया जाता है एल्कीन एल्कीन एल्काइन प्रिपेयर करने के लिए। तो हम लिख सकते हैं इट गिव्स एल्कीन 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 एंड एल्काइन by passing the electricity through 2 mole of carboxylic acid। देखो एग्जांपल से समझते हैं हम इस बात को कि कैसे वो हमें देता है एल्केन एल्कीन या फिर एल्काइन। सबसे पहले हम लेके चलते हैं 2 मोल कार्बोक्सिलिक एसिड के CH3 COOH है हमारे पास में, और जब ये डिसोसिएट होगा तो किस में देगा, CH3 COO नेगेटिव प्लस में H पॉजिटिव, इन्हीं में डिसोसिएट होगा। तो हमें तो दो आयन लेने हैं, और जब हम पासिंग द इलेक्ट्रिसिटी करेंगे तो वहाँ पे 2 टाइप की रिएक्शन चलती है, एक एनोड पे चलती है, एक कैथोड पे चलती है। तो सबसे पहले हम एनोड पे रिएक्शन देखते हैं। देखो एनोड पे क्या होगा, जो ये 2 मॉलिक्यूल हैं, इस चीज के 2 मॉलिक्यूल हैं CH3 COO नेगेटिव, यहाँ पे आप लिख सकते हैं भाई 2 मॉलिक्यूल इसके हैं, 2 मॉलिक्यूल इसके और 2 मॉलिक्यूल इसके हैं, 2 नेगेटिव CH3 COO नेगेटिव हो गया। और देखो एनोड पे क्या होता है, हमेशा ही ऑक्सीडेशन होती है। तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज करना। तो यहाँ से क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, और यहाँ पे क्या बना देता है CH3 COO CH3 COO।
और ये क्या है, ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, है ना। तो यहाँ पे मैं ये बॉन्ड दर्शा देता हूँ। क्या होता है फिर, जैसे ही इसको हीट किया जाता है, यहाँ से क्या निकलती है, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलते हैं, दो मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बाहर निकल गए, और ये क्या करते हैं, ये आपस में ही बॉन्ड बना लेते हैं इस तरीके से। तो इन्होंने क्या बना लिया, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बना लिया, तो इसे हम क्या कहते हैं, एल्केन, और इसका नाम क्या है, इथेन। तो बना दिया ना इसने एल्केन, है ना। अब देखो, अब ये रिएक्शन तो आधी है, कैथोड पे भी हमें रिएक्शन बतानी पड़ेगी आखिर कैसे चलती है। तो कैथोड पे क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन निकले थे, ये जो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकले थे, वो ये दो हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लेता है, 2H पॉजिटिव प्लस में 2 हाइड्रोजन, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया और क्या बना देता है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल देता है। तो ये थी हमारी कोलबेज रिएक्शन। अब हम राइमर टाइमर रिएक्शन पढ़ते हैं। सेकंड पार्ट है हमारा राइमर टाइमर रिएक्शन। ये रिएक्शन किस लिए इस्तेमाल की जाती है, ये करी जाती है फिनॉल को सैलिसैलेडिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए। तो आप लिख सकते हैं, दिस रिएक्शन is used to convert phenol into salicylaldehyde। देखो एग्जांपल से समझते हैं हम रिएक्शन के थ्रू। फॉर एग्जांपल क्या होता है, हमारे पास में फिनॉल है, ये हमने फिनॉल बना दिया OH। सबसे पहले क्या होता है, इसकी रिएक्शन करवाई जाती है क्लोरोफॉर्म के साथ में, CHCl3 के साथ में, इस तरीके से CHCl3 के साथ में, ठीक है। और किसके साथ में की जाती है, NaOH के साथ में इसकी रिएक्शन करी जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। तो क्या होगा, देखो ये वाला जो OH मॉलिक्यूल है, ये वाला OH मॉलिक्यूल इस वाले H मॉलिक्यूल के साथ में निकल जाता है वाटर मॉलिक्यूल बना के, ठीक है। और यहाँ पे क्या अटैच हो जाता है, इस बेंजीन पे ONA ग्रुप अटैच हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस तरीके से, देखो ये अटैच हो गया ONA ग्रुप, नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन फर्दर क्या होता है, देखो बेंजीन के चारों तरफ क्या होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं। इसका एक हाइड्रोजन क्या करता है, इस वाले क्लोरीन के साथ में रिएक्शन कर लेता है और क्या बन के बाहर निकल जाता है, HCl बन के बाहर निकल जाता है। अब बचा क्या, CHCl2 बचा। तो ये क्या करता है, ये इस पे अटैच हो जाता है इस तरीके से, देखो CHCl2 हो गया अटैच, ठीक है। फर्दर क्या होता है, इसकी रिएक्शन दो मॉलिक्यूल NaOH के साथ में करवाई जाती है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaOH के साथ में इसकी रिएक्शन करवाई जाती है। ये क्या करता है, देखो ये जो दो सोडियम के एटम है, ये क्या करेगा, यहाँ से दोनों क्लोरीन को अपने साथ में ले जाता है, -2 मोल ऑफ NaCl बाहर कर देता है, और बचते हैं 2 मॉलिक्यूल OH के, वो इनके स्थान पे अटैच हो जाते हैं। तो कर दो अटैच, इस तरीके से बेंजीन बनाया आपने, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, CH है तो CH भी सेम रहेगा, बस इनके स्थान पे कौन लग जाएगा, OH लग जाएगा। तो लगा दो OH और OH, और ऊपर वाला सेम रहेगा ONA, नेगेटिव पॉजिटिव। अब हमें पता है एक कार्बन के ऊपर एक से ज्यादा OH स्टेबल नहीं होते हैं, तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। तो यहाँ से क्या होगा, देखो ये वाला OH और ये वाला H क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकाल देगा। तो हीट की प्रेजेंस में इसने निकाल दिया वाटर मॉलिक्यूल बाहर। अब जो बचता है वो एज इट इज लिख दो, यहाँ पे देखो बेंजीन है तो बेंजीन हमने लिख दी, यहाँ पे O नेगेटिव और Na पॉजिटिव है तो ये भी हमने एज इट इज लिख दिया। यहाँ पे क्या बचा, CHO, यहाँ पे बच गया CHO। फर्दर क्या होता है, फर्दर इसकी रिएक्शन होती है डाइल्यूट NaOH के साथ में, डाइल्यूट HCl के साथ में, सॉरी भाई, डाइल्यूट HCl के साथ में फर्दर इसकी रिएक्शन होती है। तो ये क्या करेगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव क्या करता है, NaCl बाहर निकाल देता है, और जो बचता है ये H वो यहाँ पे जोड़ देता है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे थोड़ी एरो बढ़ा के इस तरीके से OH, और यहाँ पे क्या था, CHO था। तो ये हो गया ना, फिनॉल किसमें कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया हमारा सैलिसैलेडिहाइड में, सैलिसैलेडिहाइड। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा विलियमसन ईथर सिंथेसिस, है ना। जैसे उस नाम से ही पता चल रहा है कि भाई ईथर बनाने में इसका हेल्प किया जाता है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे आप, सी पार्ट का सॉल्यूशन सबसे पहले आप लिखेंगे, इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर ईथर, कि ये ईथर बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। फर्दर आप क्या करेंगे, फर्दर आप लिखेंगे कि इसमें होता क्या है, ठीक है। तो आप लिखेंगे इन विच सोडियम एल्कोक्साइड react with alkyl halide to give ether, ठीक है। अब देख लेते हैं सोडियम एल्कोक्साइड क्या होता है और अल्काइल हैलाइड क्या होता है एग्जांपल के माध्यम से। तो एग्जांपल में क्या करेंगे, सबसे पहले आप सोडियम एल्कोक्साइड बना लेंगे, ये है आपका CH3ONa, इसे कहा जाता है सोडियम एल्कोक्साइड, ठीक है। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अल्काइल हैलाइड किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है इसे CH3Cl, ये अल्काइल हैलाइड बन गया आपका, ठीक है। हेलोजन की जगह पे आप कोई सा भी लगा सकते हो, वो भी अल्काइल हैलाइड ही होगा। क्या होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, देखो ये क्या होगा, ये Na पॉजिटिव ये क्लोरीन को क्या करेगा, बाहर निकाल देगा, -NaCl बाहर हो जाएगा, और जो चीजें बचती हैं वो एज इट इज अटैच हो जाती हैं। तो ये क्या बन गया, CH3O, इसी को कहते हैं ईथर। आज के लिए इतना ही। अगर
किसी भी वीडियो में आपका कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए है उसके बारे में भी आप बता सकते हैं। आपको वीडियो के माध्यम से सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। अगर वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसे ही आगे पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।